हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लेट्स कोड विद एसके। और गाइस, ये वाला ट्यूटोरियल स्प्रिंग बूट पे बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो इसमें हम पूरी सीरीज में ये कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये वाला एक कोर्स की तरह है स्प्रिंग बूट में, जिसमें हम स्प्रिंग बूट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। और अगर आपने ये वाला जो पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, जो काफ़ी सारे पार्ट्स में होने वाला है, तो आप स्प्रिंग बूट में एक अच्छा प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन बना सकते हो विथ एंटरप्राइज लेवल। तो उसमें हम बेसिकली सीखेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट स्प्रिंग बूट के हमें यूज करने चाहिए अगर हम एक प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो उसके लिए तो हमारा जो ये देखते हैं कि हमारा इस ट्यूटोरियल का क्या एजेंडा है। तो जैसे कि इंट्रोडक्शन, प्राइमरी गोल क्या है और एरिया ऑफ ग्रोथ क्या है। एरिया और ग्रोथ में अभी मैंने नेक्स्ट 1 और 2 सेशन में क्या कवर करने वाला हूँ उतना ही डाला है। उसके बाद मैं ये पूरा बताऊँगा कि ये हमारा मोटिव क्या है इस कोर्स में। तो इन दिस कोर्स वी विल लर्न स्प्रिंग 3। जो स्प्रिंग 3 है अपना, उसमें हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, एपीआई डेवलपमेंट करेंगे, वैलिडेशन करेंगे। ये हमारा जो कोर्स का जो हमारा फर्स्ट और सेकंड सेशन होने वाला है। सेकंड सेशन तक हम वैलिडेशन तक कवर करेंगे। और जो हमारा प्राइमरी गोल है इस कोर्स को लेके, वो है कि आप एक अच्छा स्प्रिंग बूट में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सीख सको, कि कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको फॉलो करनी है और क्या क्या स्प्रिंग बूट 3 के साथ आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। और इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, तो हम जेपीए के साथ प्रोजेक्ट बनाएंगे कि हाइबरनेट जेपीए कैसे यूज करना है, वैलिडेशंस कैसे यूज करना है, स्प्रिंग सिक्योरिटी आपको एग्जैक्ट कैसे यूज करनी है, कैसे रोल यूज करना है, कैसे परमिशंस यूज करनी है, कैसे हर एक एपीआई को एज अ रिसोर्स यूज करना है हमें, कि ये एपीआई एडमिन यूज कर सकता है या जिसके पास यूजर क्रिएट करने की परमिशन है वो यूज कर सकता है। तो एपीआई लेवल पे स्प्रिंग के मेथड सिक्योरिटी है वो उसको कैसे यूज करना है। ठीक है, तो मैं अब उसके साथ हम यूज करेंगे मैप स्ट्रक्ट वगैरह की डेट अपना डीटीओ डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट क्या होता है, मॉडल एंटिटी को कैसे कन्वर्ट करना है। ओके। जावा एक्स वैलिडेशन के साथ मैसेजेज में हम इंटरनेशनलाइजेशन भी ऐड करेंगे, कि अगर आपका जो ब्राउज़र से आपका एक्सेप्ट लैंग्वेज हेडर आता है उसके अकॉर्डिंग आपका मैसेज आना चाहिए अलग अलग फाइल से, कि हिंदी में मैसेज आना चाहिए या आपका इंग्लिश का मैसेज रेंडर होना चाहिए, एरर मैसेज। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। एंड एरिया ऑफ ग्रोथ जो है, इसमें बेसिक चीज़ें हैं, अभी और भी चीज़ें ऐड करूँगा, मैं एक बार और बताऊँगा। पहले मैंने एक ई कॉमर्स पे प्रोजेक्ट बना के गिट पे अपलोड कर रखा है, वो स्प्रिंग 2 में उसको हम बेसिकली उसका हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं और अपडेटेड वर्जन क्रिएट कर रहे हैं स्प्रिंग 3 में। तो मैं सोच रहा हूँ उसके साथ ये ट्यूटोरियल बना लेता हूँ, ताकि आप लोग भी सीख पाएँ कि कैसे जो मैंने पहले प्रोजेक्ट किया था क्रिएट, उसको मैं 3 में क्रिएट कर पाऊँ और उसको पूरा आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो एक बेसिक ई कॉमर्स का हम बाद में पूरा प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो बेसिक ट्यूटोरियल है, इसमें जो पूरा कोर्स है, कोर्स में ये कवर हो जाएगा कि आप एक स्प्रिंग बूट में ई कॉमर्स का पूरा प्रोजेक्ट, बेसिक मोक टाइप का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट कर पाते हो, जिसमें सारी एपीआईज होंगे, सारे एंड पॉइंट होंगे। और स्प्रिंग बूट रेस्ट एपीआई होगी, रेस्ट एपीआई वैलिडेशंस होगा, डेटा जेपी होगा, स्प्रिंग 3 सिक्योरिटी होगी, प्रोजेक्ट डिजाइनिंग कैसे करनी है, और स्वेगर के साथ आप हर एक एपीआई एंड पॉइंट को कैसे डीबग कर सकते हो। उसके साथ इसमें जे यूनिट भी डालना है मुझे। तो जे यूनिट 5 एपीआई टेस्टिंग, तो वो भी हम कवर करेंगे। ओके। सो ये कोर्स मिस मत करना, पूरा कोर्स आपके काम आएगा कैरियर में। ओके। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा, और क्या क्या टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, तो वो एक बार मैं पूरा आपको यहाँ पे बता देता हूँ। कि जो पहले मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, और ये मेरा यहाँ पे सुरेश जावा डेव करके गिटहब है, यहाँ पे अपलोडेड है। तो उसमें हमने क्या क्या किया था, स्प्रिंग बूट है, स्प्रिंग डेटा जेपी है, और हम लाइट वेट डीबी यूज करेंगे, ताकि जब भी आप प्रोजेक्ट कहीं पे डाउनलोड करके रन करना चाहें तो आपको डेटाबेस वगैरह इंस्टॉल करने का इशू नहीं आए। स्प्रिंग बूट वैलिडेशंस रहेगा, स्वेगर रहेगा, मैप स्ट्रक्ट क्या है वो हम देखेंगे, और बेसिक ऑथ यूज करेंगे हम इसमें, और टू वगैरह अभी नहीं यूज करेंगे, बट बाद में हम इसको की क्लॉक के साथ भी अपग्रेड करेंगे अगर आप पूरा कोर्स करते हो तो। एंड मेथड लेवल सिक्योरिटी कैसे होती है स्प्रिंग में, हम सेंट्रल एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं, और कस्टम वैलिडेशन एनोटेशंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कस्टम सिक्योरिटी एनोटेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम, और जे यूनिट के साथ हम रेस्ट एपीआई और मोकिटो को यूज करेंगे। तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी पहले बना के यहाँ पे अपलोड किया था, उसका कोई ट्यूटोरियल नहीं था, ये 2 ईयर्स अगो का है। तो अभी मैं इसको वापस बना रहा हूँ और स्प्रिंग 3 के साथ बना रहा हूँ।
ओके। सो इसमें जितनी भी डिपेंडेंसी यूज की थी तो ये पूरा सब कुछ हम कवर करेंगे 1 बाय 1 सेशंस में। तो सारे सेशंस अटेंड करना, मिस मत करना कोई भी सेशंस। ओके। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हम स्प्रिंग बूट आईओ पे जाते हैं और हमारा स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। सो होप आपको ये वाली स्क्रीन विजिबल है। तो आपको कुछ नहीं करना है, गूगल में जाना है, स्प्रिंग इनिशियलाइजर सर्च करना है। तो जैसे ही आप स्प्रिंग इनिशियलाइजर सर्च करेंगे तो आपको ये वाला स्क्रीन मिलेगा स्प्रिंग का। ओके। सो यहाँ से हमें बेसिकली प्रोजेक्ट मेवन बेस क्रिएट करना है। हम मेवन बेस बिल्ड यूज करेंगे। और यहाँ पे हम स्प्रिंग जो भी आपको है, मैं 3.2.2 वर्जन यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। और फिर हमको यहाँ पे फिल करना है और जावा 17 में हम इसको क्रिएट कर रहे हैं। सो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ यूज कर रहे हैं हम। ओके। सो अभी मैं सारी डिपेंडेंसीज ऐड नहीं करूँगा। जैसे जैसे प्रोजेक्ट हमारा ग्रो होगा वैसे हम 1 बाय 1 डिपेंडेंसीज ऐड करते जाएंगे। ओके। सो इनिशियली हम थोड़ी सी डिपेंडेंसी है उनके साथ प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे और फिर हम धीरे धीरे सारी डिपेंडेंसी डालते जाएंगे। सो अगर आपको स्क्रीन विजिबल है, ओके गाइस, थैंक। सो अब हम यहाँ पे ग्रुप आईडी डालते हैं। तो जैसे मैं ग्रुप आईडी डाल रहा हूँ कोड विथ एस के, और आर्टिफैक्ट डालना है आपको। सो आर्टिफैक्ट में आप अभी यहाँ पे आपको जो सही लगे आप वो डाल देना। मैं यहाँ पे आर्टिफैक्ट में, ये स्प्रिंग बूट ऐप है तो ये मेरा स्प्रिंग बूट का एक एप्लीकेशंस है, तो मैं इसको अभी आर्टिफैक्ट में नाम डालता हूँ स्प्रिंग बूट ऐप, और प्रोजेक्ट नेम भी यही रहने देता हूँ। और पैकेजिंग मेरा जो रहेगा वो ये रहेगा कोड विथ एस के, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल्स लेट्स कोड विथ एस के। ओके। सो इसके बाद में हम एक बार यहाँ पे क्या क्या डिपेंडेंसी, सो इनिशियली हम केवल 2-3 डिपेंडेंसी ही डालेंगे। तो एक तो हम डाल रहे हैं स्प्रिंग वेब डाल रहे हैं। ओके। दूसरा हमारा जो डेव टूल है वो डाल देते हैं हम यहाँ पे। तो डेव टूल हमारा काम, स्प्रिंग वेब जो डिपेंडेंसी है इस डिपेंडेंसी से हम बेसिकली हमें जो डिफ़ॉल्ट टॉमकेट कंटेनर है जो जावा एप्लीकेशन सर्वर की तरह काम आता है, विथ वेब सर्वर की तरह भी बिहेव करता है, दोनों फीचर्स है इसमें। तो जो हमारा एम्बेडेड सर्वर है वो मिल जाएगा हमें, और स्प्रिंग रेस्टफुल की सारी फीचर्स मिल जाएगी। एमवीसी के फीचर भी मिलते हैं बट हम एमवीसी के फीचर यूज़ नहीं करेंगे, हम रेस्टफुल सर्विसेज बनाएंगे इसमें। ठीक है। और स्प्रिंग डेव टूल हमारा इसलिए काम में आता है कि जब हमारी एप्लीकेशन में हम कोई भी एक दो चेंज करते हैं तो हमें बार बार सर्वर रीस्टार्ट करना या एप्लीकेशन स्टार्ट स्टॉप नहीं करना पड़े, और हमारे चेंजेज और कॉन्फ़िगरेशन रीलोड हो जाए, उसके लिए बिना रीस्टार्ट के वो ऑटो रीस्टार्ट हो जाता है। और नेक्स्ट हम अभी ले रहे हैं वैलिडेशंस, ये सेशंस के लिए। और जैसे जैसे हमारा सेशन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम और डिपेंडेंसीज ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे आप एक्सप्लोर करके देखेंगे तो आपकी पॉम फाइल है, यहाँ पे स्प्रिंग 3.2.2 आ गया है, हमारा ये ग्रुप आईडी आ गया है, आर्टिफैक्ट आईडी आ गया है। और अगर आपको ये आइडिया नहीं है तो ये बेसिकली हम हमारी क्या पैकेजिंग रहने वाली है, वो पैकेजिंग हम एज ए ग्रुप आईडी लेते हैं। और आर्टिफैक्ट आईडी आपका प्रोजेक्ट का जो भी आर्टिफैक्ट्स आप उसको रखना चाहते हो, एक यूनिक नेम स्पेस आप रखना चाहते हो वो दे दो, और ये आपका प्रोजेक्ट का नेम। सो आर्टिफैक्ट आईडी ज़्यादातर एक नेम स्पेस की तरह आप ले सकते हो कि मेरा प्रोजेक्ट का ये नेम स्पेस रहेगा ये ग्रुप आईडी के नीचे। ठीक है। और ये नेम हो गया, ये डिस्क्रिप्शन हो गया, ये जावा 17 वर्जन हो गया, ये जावा वैलिडेशन आ गया, स्प्रिंग बूट स्टार्टर आ गया, और ये आपका डेव टूल आ गया जो केवल स्कोप क्या है, रन टाइम। रन टाइम का मतलब क्या है, ये डिपेंडेंसी जब आप कहीं पे प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करोगे तो वहाँ पे साथ में नहीं जाएगी, ये ऑप्शनल ट्रू है। और ये केवल रन टाइम, जब आप प्रोजेक्ट यहाँ पे रन कर रहे हो तभी आपके काम आएगी। जैसे ही मेवन का फाइनल बिल्ड आप करोगे तो नहीं जाएगा। और स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट, तो ये जब टेस्ट स्कोप के लिए ही ये आपकी डिपेंडेंसी काम करेगी। ओके। हाँ। अब यहाँ से आप आपका प्रोजेक्ट है उसको जनरेट करोगे तो ये प्रोजेक्ट है आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है कि इसको अनजिप करना है, और आपको आपके पास एस टी एस है, इक्लिप्स है, जो भी टूल आप डेवलपमेंट टूल यूज कर रहे हो उसके अंदर आपको इसको इंपोर्ट करना है। सो मैं एस टी एस यूज कर रहा हूँ तो मैंने ऑलरेडी इसको इंपोर्ट कर लिया है एस टी एस में। तो अभी हम चलते हैं एस टी एस में।
ओके, सो यहाँ तक कोई आपको डाउट्स या कुछ भी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। एंड कई जगह आपने अभी तक लेट्स कोड विद एस के लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, तो आपको जो भी नया सेशंस आएगा उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके ओके, सो जैसे ही एस में हमने इसको इंपोर्ट किया तो ये हमारा एस में इंपोर्ट हो गया स्प्रिंग ऐप, और यहाँ पे स्प्रिंग वेब वैलिडेशंस, और यहाँ पे स्प्रिंग डेव टूल और ये स्टार्टर टेस्ट, ये सारी डिपेंडेंसी है। और ये प्रोजेक्ट इंपोर्ट होने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, एक बार डाउनलोड वगैरह होगा, मैंने ऑलरेडी इसको इंपोर्ट कर रखा था। तो एक बार आपकी सारी मेवन डिपेंडेंसीज डाउनलोड होगी। ओके, सो जैसे ही आपकी सारी मेवन डिपेंडेंसीज डाउनलोड हो जाती है तो आप देखोगे कि आपका ये प्रोजेक्ट इस तरीके से क्रिएट होगा, और आपको यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल मिलेगी, जिसको मैंने रीनेम करके YAML कर लिया है कि YAML थोड़ा कन्वेंशनल सही रहता है। और ये आगे मैं बताऊंगा कि ये सब मैसेज प्रॉपर्टी वगैरह हमारे कहाँ काम में आने वाली है। ओके, सो ये हमारा स्प्रिंग बूट। तो जैसे ही हम स्प्रिंग बूट का कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमें वहाँ पे सबसे पहले बेस पैकेज में स्प्रिंग स्टार्टर जो मेन ऐप है वो आपको मिलती है। ठीक है, सो यहाँ से हमारे स्प्रिंग बूट की किसी भी एप्लीकेशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट रहता है उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट टॉमकेट कंटेनर है साथ में, तो अगर मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरी एप्लीकेशन वेल एंड रनिंग है, इसमें किसी तरह का कोई इशू नहीं है। ओके, यू सी। और ये टेस्ट फोल्डर रहता है हमारा, जिसमें टेस्ट केसेस लिखेंगे हम। रिसोर्सेज फोल्डर में आपका कोई HTML रखना है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल रखना है, वो रख सकते हैं हम, वो सारे रिसोर्सेज। और ये हमारा जावा SRC मैन, इसमें हमारा मैन जो भी सोर्स कोड है वो रहेगा। और मेरा जो एप्लीकेशन है बाय डिफ़ॉल्ट इस पोर्ट पे स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगर कर रखा है। सो अभी आते हैं यहाँ पे, तो सर्वर डॉट पोर्ट, ये प्रॉपर्टी के लिए अगर आपका पोर्ट चेंज करना है, आपको ऑलरेडी 8080 पे आपका कोई एप्लीकेशन चल रहा है तो आप कोई भी पोर्ट यहाँ पे दे सकते हो। देन स्प्रिंग मैसेजेस डॉट बेस नेम। सो अभी मैं ये बताता हूँ, जब भी मैं कोई मैसेज प्रॉपर्टी स्प्रिंग बूट में, हमारा मैसेज सोर्स करके एक बीन रहता है, एक बेसिकली एक जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन रहती है। सो अगर आपको मैसेज सोर्स बीन अगर आप आपके कोड में कहीं पे क्रिएट करते हैं तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन काम नहीं करती है। अदरवाइज आप यहाँ पे बेस नेम बता दो कि आपका जो मैसेज सोर्स है उसका बेस नेम क्या रहेगा, उस बेस नेम से जो भी आप मैसेजेस प्रॉपर्टी यहाँ पे डालोगे वो मैसेजेस प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी स्प्रिंग बूट लोड करने लग जाएगा। आपको कोई भी एक्स्ट्रा सोर्स कोड नहीं लिखना है। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, और इसके साथ ये मैसेज डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज रहेगी। और अगर जैसे ही कोई की आपकी रेस्ट API है, आपको इंटरनेशनलाइजेशन यूज करना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है -EN। तो अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश UN जब भी आता है तो आपका ये मैसेज प्रॉपर्टी चले, और अगर कोई भी लोकल नहीं आता है, लोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब भी ब्राउज़र कोई भी API हिट करता है तो हमेशा उसके साथ एक्सेप्ट लैंग्वेज करके हेडर यूज करता है, और उसमें आपका वो ब्राउज़र आपको ये भेजता है कि कौन सी लैंग्वेज में आपको रेंडर करना है। तो जिस कंट्री में आप एप्लीकेशन रन कर रहे होते हो, आपका जो OS और जो ब्राउज़र है वो ऑटोमेटिकली उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वो हेडर भेजता है, और आपके मैसेजेस यहाँ से उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग स्प्रिंग बूट पिक कर लेता है। आपको कोई भी इंटरनेशनलाइजेशन अलग से कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है, और उसको ज़्यादा ही मॉडिफाई करना हो इंटरनेशनलाइजेशन को तब हम आगे देख सकते हैं। ओके, तो उसको बाद में देखेंगे। अभी ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। सो सबसे पहले अब हम यहाँ पे क्या क्रिएट करेंगे, सो हम इसमें बेसिक सिंपल टेस्ट रेस्ट API क्रिएट करके देखेंगे कि हमारा टेस्ट API चल रहा है या नहीं चल रहा है। ओके, सो उसकी पैकेजिंग कैसे रखेंगे, सो यहाँ पे हम एक बेसिकली हम जो अब कंट्रोलर डेवलपमेंट करने वाले हैं, सो हम इंटरफेस बेस्ड जो कंट्रोलर डेवलपमेंट है उस अप्रोच को यूज करेंगे। और अभी जो बेसिकली लेटेस्ट डिज़ाइन भी कह सकते हैं, और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हिसाब से आपका बेटर है वो है आपका इंटरफेस बेस्ड आप कंट्रोलर डिज़ाइन करो। पहले हम क्या करते थे, डायरेक्ट कंट्रोलर डिज़ाइन करते थे सर्विस और रेपो लेयर के लिए, हम एंड इंटरफेस यूज करते थे। बट अभी हम जो चल रहा है बेसिकली एंड उसके हिसाब से भी, और बेटर कोड मैनेजमेंट और रीडेबिलिटी के हिसाब से आपको इंटरफेस बेस्ड कंट्रोलर डेवलपमेंट करना चाहिए। तो हमारा सबसे पहला चीज़ रहेगा, कोई भी एप्लीकेशन में यूजर क्रिएशंस वगैरह रहता है, तो हम यहाँ पे यूजर
एपीआई क्रिएट करेंगे। तो मैं मेरा पहला ये इंटरफेस में क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे यूजर एपीआई, इसको मैं क्रिएट करूँगा। कंट्रोलर्स पैकेज बनाऊँगा एक नया, कंट्रोलर्स डॉट यूजर। ओके, तो ये मेरा एसके के नीचे कंट्रोलर्स पैकेज रहेगा, उसके अंदर मैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोलर बनाऊंगा और उनको अलग अलग पैकेज में बनाऊंगा। तो यूजर है तो यूजर पैकेज में बना रहा हूँ और पहला इंटरफेस बना रहा हूँ मैं ये। सो ये मेरा पहला इंटरफेस बन गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं इसमें मेरा पहला मेथड बना लेता हूँ। सो पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी। सो स्प्रिंग बूट में आपका जो भी रेस्पॉन्स है उसमें आप रेस्पॉन्स एंटिटी यूज कर सकते हैं। और अभी मैं एक टेस्ट मेथड बना रहा हूँ अभी, तो इसका रिटर्न टाइप मैं स्ट्रिंग रख रहा हूँ। इसमें मैं कुछ भी रियल ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं हम। तो ये एक जस्ट पहला एपीआई है हमारा। ओके, इसलिए ये हमने यहाँ पे बना दिया। ओके, और इसमें केवल हम एक कुछ भी नहीं ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई आर्ग्यूमेंट ले नहीं रहे हैं। ठीक है, सो हम केवल सिंपल सा टेस्ट एक रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, हाँ, इसका मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे एनोटेशंस लगा देता हूँ गेट मैपिंग। सो हम रेदर देन कंट्रोलर में भी लगाएंगे एनोटेशंस, बट वो हमें यहीं से दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे करना है टेस्ट। ओके, ये सिंपल टेस्ट है। इसके बाद हम कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। सो अब हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और एक नया क्लास ऐड करेंगे। तो इसका नाम रखेंगे हम यूज़र कंट्रोलर। ओके, एंड यहाँ पे आप लिखेंगे @REST कंट्रोलर। सो ये एनोटेशंस के बाद में हमारी ये क्लास है एज ए रेस्ट कंट्रोलर बिहेव करेंगे। और अगर आप इस पे डिफ़ॉल्ट कोई मैपिंग यूज करना चाहते हैं तो @request मैपिंग एनोटेशंस यूज कर सकते हैं आप। ओके, सो डिफ़ॉल्ट जो भी रिक्वेस्ट आएगी यूजर्स के लिए, तो मैं इस कंट्रोलर का नाम रखता हूँ V1 यूजर। ओके, सो ये मेरा V1 यूजर कंट्रोलर है। ओके, और अब हम यहाँ पे इस इम्प्लीमेंट्स करेंगे हमारी जो भी यूजर एपीआई है उसको। ओके, सो यहाँ पे एरर आ रही है आपको अनइम्प्लीमेंटेड मेथड की, तो जैसे करेंगे हमें ये मेथड मिल गया हमें यहाँ पे। ओके, और @get मैपिंग, वही गेट मैपिंग यूज करनी है जो आपने वहाँ पे की है। टेस्ट। और यहाँ पे पहला है। सो इसमें हम पहला जो हमारा मैसेज रहेगा वो हम सिंपल सा मैसेज डाल देते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग डाल देता हूँ मैं अभी आपके लिए। ओके, एंड ये हमने डाल दिया यहाँ पे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, सो अब मैं ये रन करता हूँ इसको। ओके, सो ये एप्लीकेशन रनिंग है। अब यहाँ पे मैं टेस्ट एपीआई को कॉल करता हूँ पोस्टमैन से, एंड लेट्स सी क्या रिजल्ट्स आते हैं। सो पोस्टमैन से एपीआई कॉल करते वक्त आपको एंड पॉइंट याद रखना है, जैसे हमारा एंड पॉइंट क्या है वो
ओके, सो एक बार मैं पोस्टमैन का स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके सामने। ओके, सो अब ये हमारा पोस्टमैन है। तो हमारा ये लोकल होस्ट 18810 पे हमारा एप्लीकेशन चल रहा है, और V1 यूजर है जो हमारा कंट्रोलर लेवल का रिक्वेस्ट मैपिंग है, और टेस्ट जो है हमारा एंड पॉइंट है। ओके, सो ये वाला एंड पॉइंट है, और यहाँ से जैसे ही हम ये हिट करेंगे तो आप देख रहे हो हमारा ये वाला मेथड्स कॉल हो रहा है। अब अगर आप एनोटेशंस यहाँ से हटा देते हो और आप केवल इंटरफेस लेवल पे रखना चाहते हो तो क्या होता है वो चेक कर लो एक बार। अगर मैंने इंटरफेस लेवल पे ऑलरेडी एनोटेशंस यूज किया है गेट मैपिंग, तो क्या हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं रेदर देन यूजिंग इन रेस्ट कंट्रोलर। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, तो लिख करके देख लेते हैं इससे क्या इश्यूज आते हैं। ओके, सो आई थिंक स्क्रीन विजिबल नहीं था आपको, तो एक बार मैं वापस STS पे जाता हूँ। ओके, सो मैंने STS में क्या किया, पहले मैंने यहाँ पे भी गेट मैपिंग यूज किया था और यूजर API में भी यूज किया था। सो बेसिकली अगर आप यहाँ पे यूज करते हो तो आपको यहाँ पे कंट्रोलर लेवल पे वो एनोटेशंस यूज करने की कोई भी नीड नहीं है, और इसमें रीडेबिलिटी अच्छी हो जाती है कि यहाँ पे आपके इतने ज़्यादा एनोटेशंस नहीं आएंगे। किसी भी यूजर को आपको फ्यूचर में कोड देखना है, उसको कोड रीड करना है, तो यहाँ से ही देख लेगा क्या क्या ऑपरेशंस हो रहे हैं यूजर APIs में, फिर उसके अगेंस्ट वो कंट्रोलर में जाके सारा लॉजिक देख सकता है। बिकॉज अगर आपका कंट्रोलर जब बहुत बड़ा हो जाएगा जिसमें बहुत सारी APIs हो जाएगी, तो बाद में यहाँ पे API ढूंढना और API रीडेबिलिटीज़ थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। यूजर आपका यहाँ से डायरेक्ट देख सकता है एनोटेशंस वगैरह कि ये API क्या काम कर रही है। ओके, सो होप ये वाला आपको समझ आएगा कि इंटरफेस ड्रिवन इसको बोलते हैं। सो ये जो अप्रोच है इसको अभी हम बोलते हैं इंटरफेस ड्रिवन कंट्रोलर। सो इंटरफेस ड्रिवन कंट्रोलर बनाने के बेनिफिट्स क्या है, तो रीडेबिलिटी और आपका कोड मैनेजमेंट में आपको हेल्प होगा। ओके, सो कल को आपको API वर्जन्स चेंज करने हैं आपको कंट्रोलर, तो आप यहाँ पे ये दूसरा जो भी कंट्रोलर है वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो इसके ऊपर, और वहाँ पे आप जो बेस API है वो उसमें चेंजेस कर सकते हो, जैसे V2 हो जाएगा वहाँ पे। ओके, जो आपका बेस है, जिस जो बेस कंट्रोलर है उसका एनोटेशंस में आप यहाँ पे V2 कर देंगे और उसका कंट्रोलर 2 कर देंगे, और इसी API से तो ये आपको सारे मेथड्स मिल जाएंगे। ओके, ओके गाइस, सो नेक्स्ट हम अभी अभी सेशंस ऑलरेडी हमारा काफ़ी बड़ा हो रहा है। सो हम इसमें एक लास्ट टॉपिक और करते हैं जो हमने मैसेज प्रॉपर्टी है। तो अब एक एंड पॉइंट हम और क्रिएट करेंगे जो है हमारा यूजर क्रिएट यूजर एंड पॉइंट, और हम बेसिक वैलिडेशंस फर्स्ट वैलिडेशन मैसेज को कैसे यूज करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, सो उसके बाद में ये सेशन एंड करेंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम वैलिडेशंस को और डीप में पढ़ेंगे। अभी हम बेसिकली रेस्ट कंट्रोलर यूज करके कैसे API क्रिएट कर सकते हैं, और एक डिफरेंस भी बता देता हूँ कंट्रोलर और रेस्ट कंट्रोलर में। डिफरेंस ये रहता है कि जो रेस्ट कंट्रोलर है वो आपका बेसिकली रेस्ट API के लिए बेटर वे में स्प्रिंग ने बनाया है। इट इज़ टॉप ऑफ रेस्ट कंट्रोलर है, उसमें बहुत से फीचर्स रहते हैं। रेस्ट कंट्रोलर को ऐसे बनाया कि वो जो आपका आप कंट्रोलर में क्या होता था, आप जब भी रेस्पॉन्स भेजते थे तो @ रेस्पॉन्स बॉडी एनोटेशन आपको यूज करना पड़ता था, तब जाके आपका रेस्पॉन्स एज ए रेस्ट जाता था। वो सब नहीं करना पड़े, डायरेक्ट जो है @ रेस्पॉन्स बॉडी इसमें कंबाइंड रहता है और वह उसी की तरह ट्रीट करता है जो रेस्ट कंट्रोलर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेस्पॉन्स में रेस्पॉन्स बॉडी यूज करने की ज़रूरत नहीं है। रिक्वेस्ट बॉडी वगैरह आपको यूज करना पड़ेगा जब आपके पास रिक्वेस्ट में कंटेंट आ रहा है, और कंट्रोलर आपका जो है व्यू वगैरह के लिए काम में ले सकते थे, और रेस्पॉन्स बॉडी दोनों चीज़ें कर सकते थे। आप रेस्पॉन्स भी भेज सकते थे रेस्पॉन्स बॉडी यूज करके, और आप कोई रिक्वेस्ट को किसी व्यू पे आपका जो HTML पेज वगैरह है उस पर भेजना है तो आप वो भी कर सकते थे। ठीक है, बट रेस्ट कंट्रोलर में आपको क्या करना है, आप केवल जो मॉडल व्यू और रेस्पॉन्स बॉडी दोनों रहता है कंट्रोलर में, और रेस्ट कंट्रोल में ओनली रेस्पॉन्स बॉडी रहता है। ठीक है, सो यहाँ तक हो गया। सो अभी हम एक क्रिएट यूजर एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे, और
उसके बाद में हम जावा एक्स वैलिडेशंस यूज करेंगे। तो उससे पहले हमें एक DTO क्रिएट करना होगा, तो हम एक यूजर DTO क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम DTO के लिए एक पैकेजिंग क्रिएट करेंगे और उसमें एक DTO क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमें कंट्रोलर्स की जगह चेंज करता हूँ, यूजर पैकेजिंग है उसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैं कंट्रोलर्स की जगह मैं लिखता हूँ DTO। सो हमारे सारे डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट है वो हम DTO ऑब्जेक्ट में रखेंगे, और ये क्रिएट यूजर DTO बना रहा हूँ मैं। सो ये मेरा क्रिएट यूजर एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ओके, और अभी यहाँ पे हम इसमें एक मेथड बनाते हैं, एक फील्ड बनाएंगे, अभी ज़्यादा फील्ड नहीं बनाएंगे। प्राइवेट स्ट्रिंग फर्स्ट नेम। ओके, सो केवल फर्स्ट नेम करके एक फील्ड बना रहा हूँ मैं, और इसके गेटर सेटर क्रिएट कर रहा हूँ। सो हम आगे लैम्बॉक भी यूज करेंगे इसमें, जैसे जैसे सेशंस आगे बढ़ेगा और हम फुल प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन बनाएंगे तो हम लैम्बॉक भी इसमें इंटीग्रेट करेंगे। सो पहले हम अभी इस सेशन में रेस्ट एपीआई और जावा एक्स वैलिडेशंस जो है उसका बेसिक पढ़ेंगे। तो स्प्रिंग 3 के साथ अभी जो आपको वैलिडेशंस मिलते हैं वो आपके जो जावा के वैलिडेशंस, जावा एक्स वैलिडेशंस होते थे उसकी जगह अब वो बंद हो गया है और जकार्ता वैलिडेशंस आते हैं। तो आप अगर पहले की एप्लीकेशन में देखोगे तो वहाँ जावा एक्स से पैकेजिंग स्टार्ट होता था, अभी जकार्ता करके स्टार्ट होता है, पहले वाले डिप्रिकेट हो गए हैं। तो इस पे मैं एनोटेशंस लगा देता हूँ @ मुझे ये फील्ड एम्प्टी नहीं चाहिए, है ना, कि यूजर नेम एम्प्टी नहीं होना चाहिए। एम्प्टी है तो मेरा वैलिडेशंस का एरर आना चाहिए। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे एम्प्टी के दो एनोटेशन बना रखा है, एक ORG हाइबरनेट वैलिडेटर, ये डेप्रिकेटेड हो गया है, और जो जावा एक्स है वो कहीं पे मुझे नहीं दिख रहा है क्योंकि जावा एक्स अब जकार्ता वैलिडेशन में बदल गया है आपका। तो ये आपको नॉट एम्प्टी मैंने यहाँ पे ये एनोटेशंस यूज किया है। और जैसे ही आप इसमें कंट्रोल स्पेस मारेंगे तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं केवल मैसेज प्रॉपर्टी यूज करूँगा, बाकी के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में जब डीप में पढ़ेंगे। ओके, सो ये पहली है। अब यहाँ पे आप कोई भी मैसेज डाल सकते हो, जब भी ये नाम एम्प्टी आएगा तो आपका ये वैलिडेशन ट्रिगर होगा। तो कोई हार्ड कोडेड मैसेज डालने की जगह हम मैसेज सोर्स जो अपना है, जो मैसेजेस हमने यहाँ पे रिसोर्सेज फाइल में डाल रखी है फाइल, वहाँ से यूज करेंगे। ओके, तो हम वहाँ से एक मैसेज लेते हैं यूजर डॉट first फर्स्ट नेम। ओके, तो यूजर डॉट फर्स्ट नेम पे जो भी मैसेज है वो हम यहाँ पे मैसेज डॉट प्रॉपर्टी से हमारा आएगा और यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारी en करके है कि जब लोकल en आएगा तब ये वाली फाइल चलेगी। तो हम यहाँ पे यूजर डॉट फर्स्ट नेम डाल देते हैं, फर्स्ट नेम, और यूजर फर्स्ट नेम यहाँ पे एंड में लिख देता हूँ हमारे लिए कि ये कौन से लोकल की फ़ाइल चल रही है, कि जब आपका एरर मैसेज आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है। तो लोकल en US, ये en US के लिए मेरी फ़ाइल है, इसमें मैंने _ en लिख रखा है। और दूसरा वाला जो हमारा मैसेज है उसमें हम केवल इतना मैसेज ही डालेंगे और एंड में डाल देंगे डिफ़ॉल्ट। तो ये जो हमारी दूसरी मैसेजेस डॉट प्रॉपर्टी फाइल है इसमें हम डाल देंगे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट। सब होगा क्या कि हमने क्या किया है, एक DTO क्रिएट किया है, उस पर जावा एक्स वैलिडेशन का एनोटेशन डाला है नॉट एम्प्टी। तो अगर इसकी वैल्यू एम्प्टी रहेगी तो ये वाला मैसेज ट्रिगर होगा आपको रेस्पॉन्स में, एरर के साथ में, एक्सेप्शंस के साथ में। और जो मैसेज है इसकी वैल्यू हमने दो फाइल बना रखी है, मैसेजेस और मैसेजेस प्रॉपर्टीज डॉट en। तो जब अलग अलग लैंग्वेज का लोकल ब्राउज़र से आएगा उसके हिसाब से ये फाइल रेंडर होती है। तो हम चेक करते हैं कैसा होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें ये पता चलेगा कि en US लोकल रेंडर हो रहा है, और अगर कोई भी लोकल या कोई भी लैंग्वेज का हेडर नहीं आ रहा है तो ये डिफ़ॉल्ट वाले से हमारा मैसेज आ रहा है। तो हम दोनों फाइल को सेव कर लेते हैं और यहाँ पे ये वाले DTO को भी सेव कर लेते हैं। और अब हम जाते हैं हमारे कंट्रोलर में, और यहाँ पे हमें एक नया एंड पॉइंट क्रिएट करना है। ओके, तो मैंने इसके लिए कोड लिख रखा है। सो मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि अपना सेशन ज़्यादा लंबा नहीं हो। ओके, सो सबसे पहले हम यूजर API में जाएंगे,
और यहाँ पे एक नया मेथड क्रिएट करेंगे। ओके, ये हमारा क्रिएट यूजर डीटीओ हम इंपोर्ट कर लेते हैं, और ये वैलिड एनोटेशंस, इसके बगैर वैलिडेशंस नहीं चलेंगे। ठीक है, तो ये वैलिड एनोटेशन लगाते हैं हम। तो उसके बाद जो भी हमारा ये मॉडल है, जो इनपुट मॉडल है हमारा रिक्वेस्ट बॉडी वाला, इसके ऊपर आपका जो वैलिडेशंस है वो काम करता है। ओके, और यहाँ पे मैं एनोटेशंस यूज कर लेता हूँ @ पोस्ट मैपिंग, और ये हमारा है क्रिएट यूजर, तो इसमें हम यहाँ पे मैपिंग में रखेंगे क्रिएट। ओके, सो यहाँ पे पोस्ट मैपिंग, जब भी आपकी कोई पोस्ट रिक्वेस्ट है जिसमें बॉडी आ रही है तो उसको हम @ पोस्ट मैपिंग रखेंगे, और ये हमारा क्रिएट यूजर का एंड पॉइंट है। ओके, सो ये एंड पॉइंट हमने क्रिएट किया। अभी यहाँ पे एरर आ रही है, और आप जैसे ही इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये आपकी इम्प्लीमेंटेशंस ऑन हो गई है। और इसमें अभी हम कोई भी लॉजिक नहीं लिख रहे हैं, बस वैलिडेशन टेस्ट कर रहे हैं, और वैलिडेशन सही है तो ये यूजर ऑब्जेक्ट हम अभी रिटर्न में डाल देंगे, रेस्पॉन्स एंटिटी डॉट डॉट ओके डॉट बॉडी। ओके, और बॉडी में हम ये यूजर ऑब्जेक्ट ही वापस भेज देंगे अभी के लिए। ठीक है, तो अभी हम ये सिंपल कर रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं डाल रहे हैं। सो आगे हम इसमें डालेंगे। तो रेस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके डॉट बॉडी में ये यूजर ऑब्जेक्ट हमने डाल दिया है, और इसको आगे डीप में देखेंगे। अभी हम वैलिडेशंस चेक कर रहे हैं कि वैलिडेशन ट्रिगर होता है या नहीं होता है। तो अब हम पोस्टमैन में जाएंगे, वहाँ से ये एपीआई कॉल करेंगे। तो इसका एंड पॉइंट है v1 यूजर, और जो हमने यूजर एपीआई बनाई है यहाँ पे क्रिएटेड @ पोस्ट मैपिंग क्रिएटेड। ओके, सो लेट्स गो टू पोस्टमैन। पोस्टमैन में चलते हैं। ओके, सो ये हमारा पोस्टमैन है। सो ये हमारा v1 यूजर क्रिएट वाला एंड पॉइंट है। और अब हम यहाँ हेडर्स में जाते हैं, और मैंने यहाँ पे ब्राउज़र से ये कॉपी कर रखा है ENUS-EN Q09 जो भी एक्सेप्ट लैंग्वेज हेडर है। तो एक बार मैं हेडर को अनटिक करता हूँ और रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। तो ये देख रहे हो आप, आपको यहाँ पे बैड रिक्वेस्ट करके बहुत बड़ा सा एक्सेप्शन मैसेज आ रहा है। ओके, सो ये वाला आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने जो रिक्वेस्ट बॉडी रखी है उसमें फर्स्ट नेम की वैल्यू एम्प्टी रखी है, उसमें कुछ भेज नहीं रहे हैं। तो वैलिडेशन फेल्ड लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। फर्स्ट रेस्पॉन्स की वैल्यू नल आई है, ठीक है, और आर्ग्यूमेंटेड यहाँ पे है। और जो डिफ़ॉल्ट मैसेज आपका है वो आप यहाँ देख सकते हो, यूजर नेम शुड नॉट बी एम्प्टी लोकल EN US। सो लोकल EN US नहीं होना चाहिए, कि हमने EN US तो नहीं रखा है यहाँ पे। डिफ़ॉल्ट वाला ट्रिगर होना चाहिए था। अभी EN US ये क्यों पिक कर रहा है वो हम एक बार देखते हैं। ओके, सो बाय डिफ़ॉल्ट स्प्रिंग बूट में EN US है, वो ही बाय डिफ़ॉल्ट रहता है।
आपका जो मैसेजेस है वो उसमें, ओके लेट मी चेक। सो यहाँ पे मैं हिट करता हूँ और आप यहाँ पे देखोगे आपको बैड रिक्वेस्ट आ रहा है और आपको EN लोकल जो US है ये वाला अपना मैसेज आ रहा है। एंड देन वी सी आई थिंक पोस्टमैन विल बी विजिबल या ओके। एंड यहाँ पे मैं इसको अनटिक कर रहा हूँ तो भी ये हटा देता हूँ, एक बार डिलीट ही कर देता हूँ पूरा। सो अभी भी ये लोकल EN US ही पकड़ रहा है। सो वो मैं चेक करता हूँ, आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट भी EN US ही लोकल सेट रहता है स्प्रिंग बूट में। तो वो एक बार हम नेक्स्ट सेशन में इसको डिबग करेंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये क्लिक करते हैं और एक बार वापस से ट्राई करते हैं ऐसा। यानी हाउ ये हमेशा EN US ही डिफ़ॉल्ट लोकल एज ए पिक कर रहा है, तो उसको अभी के लिए ऑफ करते हैं हम। और अब हम यहाँ पे बॉडी में एक बार नेम है उसको S के सही करके डालते हैं एंड लेट्स सी। सो अभी भी हमारा ये वैलिडेशंस काम नहीं कर रहा है। ओके और क्यों नहीं काम कर रहा है वो आप लोग बताइएगा। सो अब क्यों नहीं काम कर रहा है, क्योंकि अब हमें यहाँ पे यूज करना है @request body annotations। उसके बगैर आपका जो कंटेंट है वो आपका कंट्रोलर में मैप नहीं होगा। सो हमने @request body नहीं यूज किया है, ठीक है, तो उसके लिए हमें वो मैसेज आ रहा है। सो अब हम यूज करेंगे @request body। तो चलते हैं वापस STS में और ओके। सो अभी STS में चले हम। अब वो जो हमारा यूजर API है उसमें यहाँ पे हमें @request body यूज करना पड़ेगा, जो भी हमारा DTO हम ले रहे हैं उसके साथ में। ओके और एक बार मैं इसको वापस से इसकी इम्प्लीमेंटेशन को इसको हटाता हूँ एंड वापस से यहाँ करेंगे तो ये @request body आ जाएगा यहाँ पे। इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं एंड एक बार वापस से कॉल करते हैं। ओके सो अभी आप देख रहे हो अभी हमें एरर मैसेज नहीं आया है। जैसे ही हमने रिक्वेस्ट बॉडी यूज किया तो ये हमारा फर्स्ट नेम SKS यहाँ पे आ गया है। ओके सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। तो एक दो इश्यूज है उसको हम नेक्स्ट सेशन में डिबग करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ अच्छा लगे सेशंस तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट सेशंस के लिए वेट कीजिए। तो हम इसमें नेक्स्ट सेशन में फिर पूरा इसको धीरे धीरे करके अपन जावा एक्स वैलिडेशन को थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे। नेक्स्ट में उसमें कैसे कस्टम एनोटेशंस बना सकते हैं वैलिडेशंस के लिए और क्या क्या जावा एक्स के वैलिडेशंस हम यूज कर सकते हैं। और इंटरनेशनलाइजेशन की एरर को हम फिक्स करेंगे, जो हमारा यहाँ पे हमेशा डिफ़ॉल्ट मैसेज प्रॉपर्टी नहीं रीड हो रहा है, हमेशा EN US ही रीड हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। तो ये जो क्वेश्चंस है इनके आंसर जानने हैं तो नेक्स्ट सेशंस देखना। और फिर हम इसको धीरे धीरे करते पूरा एक ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें बहुत सारे लैम्बॉक होगा, मैप स्ट्रक्ट होगा, JPA होगा एंड ई-कॉमर्स के सारे एंड पॉइंट्स होंगे, JUnits होगा। और हम हाइबरनेट के साथ इसको कनेक्ट करेंगे डेटाबेस के साथ में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब।